दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गेल एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा स्कोर करने का पूरा प्रयास आप लोग अपनी तरफ से कर भी रहे होंगे। एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को लाइटली ना लें। हर एक एग्ज़ाम के लिए आप जो आपका बेस्ट हो सकता है वो आप देने का प्रयास करें, क्योंकि एक एक अंक जो है आपके टीचर बनने की राह में आपको मदद करने वाला है। और एक एक नंबर की कमी, एक कुछ परसेंटेज की कमी भी कहीं ना कहीं आपको एक चैलेंज प्रोड्यूस कर सकता है, एक चैलेंज दे सकता है आपके टीचर बनने की प्रोसेस में। आप समझ सकते हैं कितने सारे एग्ज़ाम तो होते हैं, एग्रीगेट होता है, जैसे सुपर टेट का प्रोसेस आपको पता ही होगा। सो बीएड के जो आपके मार्क्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बीएड के भी जो मार्क्स होते हैं वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आपको पता है एक एक परसेंटेज जो है आपका काउंट होता है वहाँ पर। कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। लापरवाही से कुछ भी लिख कर या जैसे तैसे एग्ज़ाम देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके जीवन में एक लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है तो आपको वो जॉब भी मिल जाएगी या आप एक अच्छे टीचर के रूप में कहीं भी काम कर पाएंगे। आपको उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात इसलिए मैंने कहा ताकि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और ये वास्तविकता है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बताया, क्योंकि अगर आपका कोई भी पेपर होता है, किसी भी पेपर में आप हल्के में ना लें। और अगर कोई पेपर थोड़ा ख़राब हो गया आपकी उम्मीद से तो भी परेशान ना हो। आगे आपके 3 सेमेस्टर से आप उसमें अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टारगेट होना चाहिए कम से कम 70 प्लस आपका जो है स्कोर होना चाहिए बीएड में। अभी इसी क्रम में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए से 2016 से लेकर अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने विद आंसर हिंदी और इंग्लिश आपको देने का प्रयास किया। सो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको करके आइएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी भी मैं आपको आज रात तक जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको मैं 2 पार्ट में रखूँगा, तो दोनों पार्ट्स को एसेंशियली देखिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस। दोस्तों आमतौर पे आपको कई टाइप के परीक्षण देखने को मिलते होंगे। इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो परीक्षण यानी कि असेसमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टेस्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि सामान्य संदर्भित और मापदंड संदर्भित परीक्षण। इन दोनों ही परीक्षण का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है कि किसी भी परीक्षार्थी का, किसी कैंडिडेट का या जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी योग्यताओं का आकलन करने के लिए और उसकी योग्यताओं और उसकी क्षमता को सही श्रेणीवार तरीके से समझने के लिए हम इन परीक्षणों का उपयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड द असेसमेंट आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्साइज writing description of what students are expected to know and able to do at a specific stage of their education। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसे मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं, ये होता है कि जब एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जब आपका एक परीक्षा ली जाती है, एक आपका टेस्ट लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मानदंड, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मानदंड संदर्भित। मतलब कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में या आपके बीएड के ही पाठ्यक्रम में जब आपको कोई सेमेस्टर आप पढ़ लेते हैं, एक क्लास आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि आपने उस विषय में कितना समझा है। तो जब आपकी किसी पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में आपकी समझ के लिए जब कोई परीक्षा कराई जाती है तो वो होता है आपका मानदंड संदर्भित परीक्षा या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके उलट यानी इसके विपरीत आपका जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसका उद्देश्य होता है कि आप ही के जैसे और सारे स्टूडेंट्स का, आप ही के जैसे, याद रखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सिर्फ आपके परीक्षण के लिए होता है।
आपने कितना सीखा है इसका आकलन करने के लिए होता है। लेकिन जब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, इसका उद्देश्य होता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सामान्य संदर्भित परीक्षा, इसका उद्देश्य होता है कि आप ही के जैसे बच्चे, जैसे कि आपके क्लास के और भी बीएड के स्टूडेंट या किसी और भी जगह में पढ़ने वाले स्टूडेंट जब एक बार नेशनल लेवल का टेस्ट देंगे, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस पीसीएस का, तो आप सभी एक जैसे ही हैं। तो आप सभी का उस टेस्ट में एक दूसरे के समकक्ष में क्या प्रदर्शन रहा है उसको मापने के लिए जो परीक्षण कराए जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सामान्य संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप लिख लेंगे इसको। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। किसने कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया? देखिए सन 1912 में इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो शब्द है इसका जो है व्याख्या की थी किसने? विलियम स्टर्न ने। तो याद रखिएगा, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। और इसका मतलब होता है आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ये बताता है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन को हम नंबर के रूप में देते हैं, और ये जितने व्यक्ति का इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई होता है वो उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की, किसी समस्या के समाधान की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में बताता है। तो हायर द आईक्यू लेवल, हायर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट। सो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनकी लिखी हुई है, आप देख लीजिए। डिटेल में आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी का जब सॉल्यूशन आएगा तो आप वहाँ देखें। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं आपके एक उपलब्धि परीक्षण, एक विशिष्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कौशल, उसकी ज्ञान, उसकी स्किल या उसके अनुभव आकलन के लिए जो टेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है स्कूल में, कॉलेजेस में या किसी ट्रेनिंग में, जिससे कि पता चले कि उस विषय को, एग्ज़ाम को पढ़ने के बाद में आपका जो है क्या अचीवमेंट रहा है उसमें। अब जैसे कि अभी आप वहाँ पे चेक करेंगे कोई एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका उस टेस्ट में या उस एग्ज़ाम को पढ़ने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो ये बताता है कि आपने उस विषय में कितना समझा है। तो अचीवमेंट टेस्ट ये बताता है कि आपकी उस विषय में ट्रेनिंग के बाद में, क्लास अटेंड करने के बाद में, सीखने के बाद में क्या अचीवमेंट रही है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरव्यू टेक्निक, यानी कि साक्षात्कार की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार की प्रक्रिया या इंटरव्यू टेक्निक का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मौखिक रूप से, ओरल, वर्बली एक दूसरे से बातचीत करके किसी सामने वाले व्यक्ति से, एक पैनल के मेंबर या कोई एक ही व्यक्ति सामने वाले से कुछ प्रश्न करके, वो प्रश्न अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, और उन प्रश्न को पूछने का उद्देश्य होता है, द पर्पज़ ऑफ आस्किंग दोज क्वेश्चंस इज टू फाइंड आउट, पता लगाना कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, जिस काम के लिए हमने उसको बुलाया है उस काम की वो योग्य है कि नहीं। तो जॉब की भी इंटरव्यू होती है, इसके लिए एग्ज़ाम्स में भी इंटरव्यू होता है आपका, इसके बाद स्कूल्स में इंटरव्यू होता है, ओरल टेस्ट होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी मौखिक परीक्षाएं, ये सारी ये पता लगाने के लिए होती है कि आपका उस विषय के लिए या जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया गया है उसमें आप कितने निपुण हैं या कितने सक्षम हैं या कितने उपयुक्त रहेंगे उस पोस्ट में जिसके लिए आपको इंटरव्यू किया जा रहा है। तो ये सारे, इसके अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके अनुभव के बारे में पूछा जाता है, आपको कुछ समस्या समाधान संबंधित जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को आपके जवाब से ही पता चल जाए। तो मुख्य रूप से आपकी समझ, आपके कौशल, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में पता लगाने में इंटरव्यू मदद करता है। डिटेल आप और भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए इनके साथ अपने पॉइंट्स भी ऐड करिएगा। क्वेश्चन बैंक क्या है? देखिए क्वेश्चन बैंक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नों की बैंक, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जहाँ के बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बैंक होते हैं। क्वेश्चन बैंक का यूज़ अलग अलग टाइप के असेसमेंट टेस्ट को रेडी करने के लिए किया जाता है। टीचर इन क्वेश्चन बैंक्स में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरिए, सेंटेंस पूरा करना, इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। और उद्देश्य क्या होता है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उसमें से प्रश्न निकाल कर बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, और ज़रूरत के हिसाब से बच्चे की आकलन के लिए, बच्चे के असेसमेंट के लिए वो क्वेश्चंस उनके सामने दे सके। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए टीम्स लगती हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने का उद्देश्य भी ये होता है कि इन क्वेश्चन को जब हम यूज़ करेंगे तो उससे बच्चे की सही क्षमता, सही जानकारी और जिस उद्देश्य से हम
क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन से उस बच्चे के बारे में, उस चीज़ों के बारे में पता चले। मान लीजिए आप किसी बच्चे से ये जानना चाहते हैं कि उसने गणित में कितना पढ़ा है अभी तक, मतलब मान लीजिए परीक्षा पूरी हो गई 1 साल की, तो 1 साल में उसने क्या क्या सीखा है। तो क्वेश्चन बैंक में वैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बच्चे की उस क्षमता के आकलन के लिए सही हो या उपयुक्त हो, जो कि उस बच्चे की गणित की पाठ्यक्रम के संबंधी नॉलेज को पता लगाने के लिए क्वेश्चन रख पाए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं, आप इसको देखिएगा। अभी फटाफट इसे कर रहे हैं। स्टेट एजुकेशन, देखिए स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत सारे लिख दिए हैं मैंने, आप इसको देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है डेटा को सही तरीके से कलेक्ट करने में और उसको एक सही रूप में प्रेजेंट करने में। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। हिस्ट्री के एजुकेशन में किसी चीज़ को, डेटा को आपको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करने में, किसी चीज़ को समझाने में जो है स्टैटिस्टिक्स हमको मदद करता है, सांख्यिकी का उपयोग। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे हिंदी में देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक एकल मान यानी कि एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि पूरे डेटा सेट की, मान लीजिए एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं और उनके अलग अलग अंक दिए हुए हैं, तो उस क्लास का जो एक मीन वैल्यू होगा, सेंट्रल वैल्यू होगा, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि वो मीन वैल्यू जो कि उसको पता लगाने से हम ये बोल सकते हैं कि इस क्लास में बच्चों के अंक जो है इसी के आसपास होंगे। मान लीजिए 50 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया और उस क्लास का सेंट्रल यानी कि मीन वैल्यू जो है नंबर की वो आती है 100 में आपके 80 नंबर या 75 नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्लास में ज़्यादातर बच्चों के 70 से कुछ नंबर कम या 70 से कुछ नंबर ज़्यादा आए होंगे। तो 70 क्या है? मीन वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है। अब देखिए सेंट्रल वैल्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको अलग अलग रूप में हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, जिसे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक भी कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या समझ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इज ए मेजर ऑफ हाउ डिस्पर्स द डेटा इज इन रिलेशन टू द मीन। जैसे मैंने आपको बताया क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के अंक आए हैं 100 नंबर में, तो 70 के कितने, मतलब 70 से कितने कम और 70 से कितने ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि 70 से कम आपका 0 भी हो सकता है और 70 से ज़्यादा आपका 100 भी हो सकता है। तो कितने बच्चे, कितनी संख्या में बच्चे जो है 70 से ज़्यादा हैं, कितने बच्चे 70 से कम है, इसका जो फैलाव होता है, मतलब कितनी संख्या है, मतलब अगर नंबर में बात करें कितनी संख्या, अगर ज़्यादा है तो बोल सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका डिस्पर्सन यानी कि बोल सकते हैं स्टैंडर्ड जो डेविएशन जो है मीन से, यानी कि 70 से कितने नंबर कम है, डेविएट हो रहा है कम की ओर। तो अगर ज़्यादा नंबर है तो बोलेंगे कि कम बच्चों का मार्क्स जो है, मतलब कम मार्क्स का डेविएशन ज़्यादा है। अगर ज़्यादा बच्चे 70 से ज़्यादा तो बोलेंगे 70 से ऊपर वाले अंकों का डेविएशन ज़्यादा है। तो ये बताता है कि मीन वैल्यू से कितने डेविएशन हैं, कितना ज़्यादा डेविएशन है आपका अंकों का। इसका सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। अभी के लिए बस मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस जस्ट आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ मैं। Describe the significance of correlation in education. So correlation is very important in the field of psychology and education as a measure of relationship between test score and other measures of performance. With the help of correlation, it is possible to have a correct idea of the working capacity of the person. तो आप समझ गए कि कोरिलेशन मतलब किसी व्यक्ति के एक गुण या कौशल को देखकर हम उसके दूसरे गुण या कौशल के बारे में आकलन कर सकते हैं। जैसे कि होता है, अब कोई व्यक्ति रोज़ धीरे धीरे चलता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये रेस में दौड़ेगा तो ये जीत नहीं पाएगा। हमें कैसे बताया लगा है? क्योंकि इसकी दौड़ने की क्षमता को हम उसके चलने की क्षमता से कोरिलेट कर पा रहे हैं। अगर एक बच्चा जो है क्लास में हमेशा फेल होता है या क्लास में बहुत कम अंक लेकर आता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो शायद उसमें वो क्वालिफाई ना कर पाए। कैसे कहा? हमने उसके वर्तमान क्वालिटीज़ को देखकर उसके दूसरे क्वालिटीज़ के बारे में अनुमान लगाया। तो कोरिलेशन हमें बहुत मदद करता है एक अनुमान लगाने में, एक आकलन करने में। डिफाइन नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है मानक। मानक का मतलब होता है वो रूल, वो रेफरेंस जिसको कि सभी मानते हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि एग्ज़ाम में अगर 100 में 100 कोई ले आया या 60 के ऊपर ले आया तो फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे तो सेकंड डिवीजन। तो 60 क्या है? मानक है। सो मानक यानी कि इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन के रूप में, द रूल और द एक्सपेक्टेशंस दैट डिटरमिन एंड रेगुलेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन ए कल्चर, ग्रुप और सोसाइटी। और क्लासरूम में बात करें, मार्क्स के रूप में बात करें, तो वो नंबर या वो नियम जिसको कि फॉलो करके ही हम सही तरीके से काम कर पाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्म्स।
So in mathematical term, it is the rule and the law according to which we operate and work with numerical values. तो ये आपका इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. Concept of evaluation. It is a process to evaluate and judge the value or the worth of someone or something. An example of evaluation is when a teacher reviews his answer sheet of a student in order to give him or her a grade. So जब टीचर आपको एग्ज़ाम में आपकी कॉपी की जांच करके आपको नंबर देता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है कि आपके बारे में पता लगाना. तो इवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए परिभाषा. मूल्यांकन शिक्षा या प्रशिक्षण में किसी कार्यक्रम में किसी भी पहलू के बारे में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की प्रक्रिया है जो इसकी प्रभावशीलता, इसकी दक्षता और किसी भी अन्य परिणाम को पहचानने की एक मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के हिस्से के रूप में है. मतलब कि जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं, किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, एक्चुअली मूल्यांकन करते हैं, तो उससे हम उसके बारे में पूरी तरह से जान पाते हैं. उसके कौशल, उसके स्किल, उसके नॉलेज, उसके लिखने की, बोलने की, व्यवहार करने की, हर एक चीज़ के बारे में उसका हम समझ पाते हैं. तो मूल्यांकन जो है एक बड़ा टर्म है, एक बृहत शब्दार्थ है और इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का पूरा आयाम आ जाता है. डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, जैसा कि नाम है वैसे ही डेफिनेशन भी है, तो आप इसको कर लीजिएगा. यहाँ प्रोटेक्टिव है, माफ़ करिए, यहाँ पे प्रोजेक्टिव हो जाएगा. तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या कहता है, इन प्रोजेक्टिव टेक्निक सब्जेक्ट्स और द कैंडिडेट आस्क डिफरेंट क्वेश्चन टू इंटरप्रेट. मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं असेसमेंट की, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या किसके बारे में जानने की, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं. जैसे आप मेरे से प्रोजेक्टिव टेक्निक के माध्यम से मेरा असेसमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे. उन प्रश्नों को या कुछ दृश्य दिखा देंगे. जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, रोरच टेस्ट होता है आपका, तो इस तरह से कुछ दृश्य दिखा के आप मुझसे पूछेंगे कुछ प्रश्न, और उन दृश्यों को देखकर मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं उनका जवाब आपको देता हूँ. उन जवाबों को सुनकर आप फिर समझ पाते हैं कि मैं किस प्रकार की पर्सनालिटी हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी बौद्धिक क्षमता क्या है, मेरा बौद्धिक स्तर क्या है, मेरे सोचने का स्तर क्या है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ. ये सारी चीज़ें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप पता लगा सकते हैं थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. सो प्रोजेक्शन किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, इन जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, या व्यक्तित्व के आकलन में प्रोजेक्टिव टेक्निक का महत्व जो हम बोल रहे हैं ये. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब होता है इट इज एन IQ टेस्ट, जिसमें कि that measures the range of cognitive abilities and provide a score that is intended to serve as a measure of an individual intellectual abilities and potential. मतलब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा होती है या परीक्षण होती है, उसका मतलब ये होता है कि ये वैसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपके IQ लेवल की जांच की जाती है. इसका उद्देश्य होता है कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपके पढ़े लिखे होने का ज्ञान हो, आपके व्यवहार करने का ज्ञान हो, आप किस तरह से समस्या समाधान कर पाते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आप जो है किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाते हैं, इन तरह की हर एक प्रश्नों को समझने के लिए हम IQ टेस्ट का प्रयोग करते हैं. तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की अवधारणा या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण. टेस्टिंग क्या है? A test refers to a tool, technique or method that is intended to measure a student's knowledge or their ability to complete a task. Testing is powerful means of improving learning and not just assessing it. So students take tests to assess whatever they have learned. Various types of tests are conducted in order to assess the knowledge. तो ये सारे क्वेश्चन हैं मैंने कर दिए हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल कैन बी सिंपली रेफर्ड टू एज ए पर्सन, प्लेस और थिंग और ए फिनोमेना दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वे. वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू और फॉर्म. इट्स वैल्यू इज नॉट डेफिनेट, इट्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन. तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं आपके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो स्टैटिक और यानी कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी होते हैं. यहाँ मैंने लिख दिया है, आगे भी आपको मिल जाएगा. उपलब्धि क्या, अचीवमेंट क्या? अचीवमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन वन गेट्स आफ्टर सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटिंग अ टास्क. तो उपलब्धि क्या है? जब हम किसी काम को सफलतापूर्वक निश्चित समय अवधि में अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमको जो प्रशंसा, हमको जो पुरस्कार मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट. अब पुरस्कार कई बार भौतिक रूप में भी हो सकता है, जैसे कोई पैसा, कोई रिवॉर्ड, कोई गिफ्ट, कोई ट्रॉफी, या कई बार सिर्फ प्रशंसा, सम्मान
या खुद में किसी चीज़ को कर लेने की जो एक आत्मविश्वास आती है, वो भी एक उपलब्धि होती है, एक अचीवमेंट होता है। ए क्यू का मतलब होता है अचीवमेंट कोशिएंट। ये क्या होता है? एक एकेडमिक मेजरमेंट टूल होता है जो कि मेज़र करता है स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट लेवल को। मैथमेटिकली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी, यानी कि वास्तविक जो एज है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, उसको हम लोग जो है आपके मेंटल एज से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें, सॉरी माफ़ करिएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, जो आपका अचीवमेंट है, मतलब कि मान लीजिए अगर आप 10 साल के बच्चे हैं और आप 12 साल के बच्चे का प्रश्न हल कर सकते हैं, तो 12 साल के यानी कि 12/10 × 100 कर देंगे तो आपका AQ निकल के आएगा, यानी कि अचीवमेंट कोशिएंट निकल कर आ जाएगा। ये मैंने उदाहरण दिया, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। यानी कि जो आपकी मानसिक आयु बटे जो आपकी वास्तविक आयु है, इन दोनों का जो अनुपात निकला उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत के रूप में आपको निकल के आ जाएगा। Define assessment. So in education, the term assessment refers to wide variety of methods or tools that educator यानी कि teacher use to evaluate, measure and document the academic readiness, performance, learning progress, skill acquisition और educational needs of the students. मूल्यांकन के कार्यक्रम को परिष्कृत करना। देखिए यहाँ सारा कुछ दिया है डिटेल में, तो थोड़ा सा मैं जल्दी भागता हूँ थोड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है, तो आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। वे सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक क्या है? सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ गैदरिंग डेटा वेयर पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ without interference from the experimenter. Such techniques can include questionnaire, interview, or even diaries, and ultimately will require giving responses to preset questions. Self-report is a primary method to assess emotion. In research on emotion in education, self-report has traditionally been used to measure student test anxiety. तो सारे क्वेश्चन किए मैंने यहाँ पे डिटेल्स में, आपको बी और सी भी भेज रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। इंट्रोड्यूस एनसीएफ यानी कि एनसीएफ 2005, ये क्या एक गाइडलाइन है जो किसी भी स्कूल कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी को गाइड करता है उसके सिलेबस को डिज़ाइन करने में, वहाँ के टेक्स्ट बुक्स को डिज़ाइन करने में, और किस तरह से टीचिंग करनी है ताकि बच्चों को समझाया जा सके नए टेक्निक्स के इस्तेमाल से, नए तरीक़ों के इस्तेमाल से। उसके लिए एक गाइडलाइन है, एक गाइडिंग एजेंसी है, गाइडिंग मैनुअल है। तो सम ऑफ द सेलेंट फीचर जो है आपके वो देख सकते हैं यहाँ पे कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट डू नॉट जस्ट लर्न मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग, मतलब कि इस बात को सुनिश्चित करना कि जो आप सीख रहे हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सके, जो आप सीख रहे हैं उसको सिर्फ रटे नहीं बल्कि उसको वास्तविक जीवन में उपयोग भी कर पाएँ। एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द, करिकुलम को, सिलेबस को, टेक्स्ट बुक को कुछ इतना उन्नत कर दिया जाए कि वो लाइफ में भी यूज़ में आने लगे। इसके लिए इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विद क्लासरूम लाइफ टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल। डिफाइन सेंट्रल स्कोर। अब देखिए सेंट्रल स्कोर के बारे में पूछ रहा है। सेंट्रल स्कोर है सेंट्रल टेंडेंसी इज द डिफाइंड एज द नंबर यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर और मिडिल ऑफ ए ऑल set of the data well. The three commonly used measure of central tendency are mean, median and mode. तो एक केंद्रीय स्कोर या केंद्र प्रवृत्ति को डेटा मानों के एक सेट के केंद्र या मध्य के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, जो कि किसी संख्याओं के समूह के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसको 3 रूप में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिंग इन विच स्टूडेंट टेक द टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द टेस्ट, लाइक प्रिपेयरिंग असेसमेंट टेस्ट, assigning venue, schedule of the examination, ensuring fair and smooth conduct of the test as per the standard and level of the examining. Also ensuring that administration of test bring out the result for which it was administered, and it has to specific and has goal oriented. So इस तरह से आपको करना है। मैं बाकी ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ।